हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच लक्ष्य जी हिंदी 2.0 में, जहां पे हम लोग आ गए हैं अपने वैद्युत रसायन के अगले लेक्चर पर, है ना। जहां हम लोग आ गए हैं अपने वैद्युत रसायन के अगले लेक्चर पर। राइट, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या जल्दी से बताइए, क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत खुश रहिए आप सब जो भी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गाइज, 21 तारीख को हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। 21 तारीख को हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आज और कल। आज ट्यूसडे है ना, वेंसडे, हाँ, मतलब शायद 21 को लास्ट होगा या 20 को लास्ट होगा, मतलब देख लेंगे। कल या परसों ही होगा, वैसे तो मेजरली परसों लास्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके जी, बहुत अच्छा। परसों के अगले दिन से आपका अगला पोर्शन शुरू हो जाएगा, जो भी आपके प्लानर के हिसाब से चलने वाला है, ठीक है साहब। बहुत बढ़िया। तो वैद्युत रसायन के हमारे पास में आज के बाद में 2 लेक्चर्स और बचते हैं, जिसके अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे एंड देन वाइंड अप करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री मेंस के हिसाब से, ठीक है, एंड बोर्ड्स के हिसाब से। हाँ, 21 को पक्का कॉल कर लेंगे, पक्का पक्का पक्का, डन। ओके, होमवर्क क्वेश्चन आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, कापा इंटू 1000 बाई एम, और आंसर आ जाता। मोलर तो आपको दी हुई थी, कापा आपको दिया हुआ था, तो कापा इंटू 1000 बाई एम करने से लैम्डा एम आ जाता, हमारा काम बन जाता, है ना जी। बढ़िया, ठीक है, सही। मैंने आप लोगों को जाते जाते कल कोलराउश का नियम पढ़ाया था, जिसमें हम लैम्डा एम इंफिनिटी निकालना सीखते थे, और उसके बाद मैंने आपको अल्फा वाला एक फॉर्मूला बताया था कि कोलराउश नियम के आधार पे अल्फा निकलता है, जो कि होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, जहां लैम्डा एम निकलता है फॉर्मूले से, कापा इंटू 1000 बाई एम, और लैम्डा एम इंफिनिटी निकलता है कोलराउश के नियम से। राइट, उसका अगर आप अनुपात ले लेते हैं तो अल्फा आ जाता है आपके पास। हमने क्वेश्चन भी किया था उस पर। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, अच्छी बात है भाई लोग, अच्छी चीज है। शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं आज की मुलाकात। नई बातचीत करनी है हमको। क्या बातचीत करनी है? ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला टारगेट है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। मेजर काम आज प्रैक्टिस का है, ज्यादातर हमें सवाल करने हैं। जैसे ही सवाल हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। चालकता का क्रम, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चालकता का क्रम, ठीक है जी। चालकता का क्रम कैसे बनाते हैं, कैसे चालकता किन बातों पर निर्भर करती है, वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके साहब, बढ़िया। व्हाट इज पारा? पारा बेटा वो होता है ना, जो टेम्परेचर हम देखते हैं तापमान में, है ना, उसमें हम बोलते हैं ना पारा, मरकरी का पारा होता है उसमें, जैसे वो चीज हो सकती है। उसके अलावा क्या कह रहे हो तो पता नहीं, ठीक है। नितिन बेटा बहुत अच्छी बात है, आपका फर्स्ट डे है, हम वैद्युत रसायन के ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन में है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला पोर्शन केमिस्ट्री का शुरू होगा। क्लास को ध्यान से अटेंड करें, जो भी पिछला पार्ट है उसको साथ साथ कवर करने की कोशिश करें। यस, ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल देखें, पहला बेसिक से सवाल से शुरू करूंगा मैं, बेसिक से सवाल से शुरू करूंगा मैं। क्या बेसिक से सवाल से शुरू करूंगा, ध्यान से देखिएगा। डेटा है कुछ ऐसा, NaCl का लैम्डा एम इंफिनिटी है, ये, ठीक है। HCl का लैम्डा एम इंफिनिटी है ये, अच्छा। Na का लैम्डा एम इंफिनिटी है ये, अच्छा। हमें निकालना है Ha का लैम्डा एम इंफिनिटी, हमें निकालना है Ha का लैम्डा एम इंफिनिटी। कैसे बताओगे, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। यस, हाँ जी, जल्दी से बताइए। नहीं नहीं बेटा, कोई धातु नहीं है, मरकरी हो सकता है, मरकरी के लिए कह रहे होंगे पारा, है ना। यस, प्लीज देखिए इसको ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन,
शरद दुबे, वेलकम टू क्लास बेटा। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर होगा इसका 400। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 400। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास में NaCl, HCl और Na है, मुझे लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है HA का। अगर मुझे HA का लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगी H प्लस का लैम्डा इन्फिनिटी प्लस A माइनस का लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, HA का लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा H प्लस का वैल्यू प्लस A माइनस का वैल्यू। राइट, बढ़िया। अरे वाह, राजेंद्र यादव आ गया, मन सा लग गया मेरा क्लास में। कल बेटा तेरा मैसेज नहीं दिख रहा था, मन ही नहीं लग रहा था, है ना? अच्छा है, आज तू आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से देखें, हमें H प्लस प्लस A माइनस को सम करना है। अगर H प्लस प्लस A माइनस को सम करना है तो ध्यान से देखिए, H प्लस का स्रोत ये रहा, A माइनस का स्रोत ये रहा, तो इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे, बट इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। उस एक्स्ट्रा को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा को हटाना पड़ेगा तो आप ध्यान से देखें, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या? लैम्डा इन्फिनिटी HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na। ठीक है जी, H प्लस आ गया, A माइनस आ गया, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। समझे बात को ध्यान से? HCl की वजह से H प्लस आ गया, Na की वजह से A माइनस आ गया, और Na प्लस Cl माइनस के डेटा को मैंने अल्टीमेटली हटा दिया। अगर मैंने अल्टीमेटली हटा दिया तो हमने बोला कि इन वैल्यूज को रखते हैं यहां पे, तो ये बनेगा 425.9 प्लस Na के लिए हम बोलेंगे 100.5 माइनस NaCl के लिए हम बोलेंगे, NaCl के लिए हम बोलेंगे 126.4। अगर ये चीज है हमारे पास में, इसे आप पूरा सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बढ़िया है, इजी था सवाल, बहुत अच्छी बात। बेटा अगर ये सवाल आपको समझ में आता है, जल्दी से बताओ, ये सवाल समझ में आया क्या? अरे जल्दी से बोलो भैया, ये सवाल सबको क्लियर है क्या? हाँ जी भाई लोग, ये सवाल सबको क्लियर है क्या बेटा? आसान था ना? ठीक है, अगर ये सवाल आप सबको क्लियर है, अगर यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देख। अरे लकी पटेल बेटा, तुम सब तो जाने मन हो, जाने मन जाने जिगर हो, तुम सब पे ध्यान है। तुम ये क्यों सोचते हो तुम पे ध्यान नहीं है? आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। चलो सर अगले सवाल पे चले। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो क्या कह रहा है अगला सवाल हमको, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है अगला सवाल हमको, ध्यान देखिएगा। सवाल कह रहा है यदि एक चालकता सेल हमें दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है। है ना? अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, ठीक है जी, ये हमारे पास में उसकी दो साइड्स हैं, और यहां पे हमने क्या किया हुआ है इससे, ये हमारे पास में दोनों एंड्स हैं। बढ़िया बात है, ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये आपका नेगेटिव एंड है, बहुत अच्छी बात है। सवाल कह रहा है यहां पे जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास में इसकी लंबाई है ये भी है 1 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सवाल कह रहा है इसके अंदर यदि इस चालकता सेल में
यदि इस चालकता सेल में अनंत तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, यदि इस चालकता सेल में अनंत तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है एवं स्थिर ताप पर यहां तनुकरण किया जाता है, स्थिर ताप पर यह तनुकरण किया जाता है, तो लैम्डा एम जो है, पहली बात बढ़ेगा, दूसरी बात घटेगा, तीसरी बात सेम रहेगा और चौथी बात वैद्युत अपघट्य पर निर्भर होगा। यस, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो और इसे ट्राई करो। एक चालकता सेल है आपके पास में, ये दो आपके एनोड कैथोड है, दूरी 1 सेंटीमीटर है। सवाल कह रहा है इसके अंदर एक वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है जो कि दुर्बल है, स्थिर ताप पर इसमें तनुकरण किया जाता है, तनुकरण करने पर लैम्डा एम पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है जी, ठंडे दिमाग से सोचो क्या करोगे, ढंग से सोचो क्या करोगे। यस, क्या होगा यहां पे? हाँ जी, क्या लगता है? देखिए ध्यान से बेटा जी, अगर मैं आपको कहता कि यहां पे कोई वैद्युत अपघट्य है तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि तनुकरण करने पर लैम्डा एम बढ़ता है, चाहे दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो चाहे प्रबल वैद्युत अपघट्य हो। तो आप ये कह सकते थे कि लैम्डा एम बढ़ेगा। परंतु अगर आप यहां देखें तो यहां एक बात बोली जा रही है और वो है अनंत तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्य। यहां एक लाइन बोली जा रही है अनंत तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अगर मैं अनंत तनुता के दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात कर रहा हूं तो बेटा अनंत तनुता का मतलब क्या है कि बेटा वहां पे इनफाइनाइट वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम इंफिनिटी है तो आपको यह बात पता है कि हर आयन अपने आप के जैसे अलग अलग बिहेव करता है, उससे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर अनंत तनुता ऑलरेडी है, तुमने अनंत में थोड़ा और पानी डाल दिया, क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, अनंत तो अनंत ही रहेगा। तो यानी कि बेटा जो लैम्डा एम पहले था वही रहेगा, क्योंकि लैम्डा एम अनंत तनुता के बाद कभी भी चेंज नहीं होता, उससे पहले चेंज हो सकता है। तो आपको ये लाइन पढ़नी है कि सिर्फ तनुकरण देखते ही लैम्डा एम बढ़ेगा नहीं बोल देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अनंत तनुता का वैद्युत अपघट्य है, अनंत तनुता पर कोई प्रभाव तनुकरण का नहीं पड़ता। तो आंसर आता है सी, सेम रहेगा। अगर आंसर आता है सी, 17% बच्चे ही केवल कर पाए, शायद ये तुक्का ही होगा, बट ठीक है जी, जिसने भी किया है ओके। कोई डाउट है तो बताओ।
दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो या प्रबल वैद्युत अपघट्य हो, अगर अनंत तनुता की बात हो गई है तो उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आप कितना भी तनुकरण कर लो, अनंत में और ऐड करने से क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। यस, कोई डाउट, कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, प्लीज बताएं। हाँ जी, कोई डाउट, कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, प्लीज बताएं। अच्छा सवाल था ये, इसको प्लीज स्टार मार्क करके रखना, है ना। हमें यहां से ये समझ में आया, हमें यहां से ये समझ में आया कि अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर तनुकरण का अनंत तनुता पर तनुकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अनंत तनुता पर तनुकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। तो इसलिए लैम्डा एम बढ़ेगा नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा। सही है बेटे, ठीक है। चलो ओके, स्टोरी अच्छी लगाई थी ना। यस, हाँ, मोटिवेशन जरूरी है भाई, लाइफ में मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, ऑप्शन डी किसी भी पीओवी से सही नहीं हो सकता, क्योंकि लैम्डा एम चाहे प्रबल वैद्युत अपघट्य हो या दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, इन जनरल बढ़ता ही है ना, इन जनरल तो बढ़ता ही है, पर अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए नहीं बढ़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, अनंत तनुता का वैद्युत अपघट्य क्या है शुभम बेटा? ये जो सवाल है, अब इसमें मैंने जो डेटा दिया है वो सारा अनंत तनुता पे ही तो है, तो इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता कभी भी NaCl के लिए, HCl के लिए इससे ज्यादा मान कभी भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो, और Na के लिए इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता। ये बात है, समझ पा रहे हैं क्या आप बात? ठीक है, ग्रेट, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा इजी है, अगला सवाल थोड़ा इजी है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है द्विसंयोजी धनायन एवं ऋणायन के लिए, द्विसंयोजी धनायन एवं ऋणायन के लिए अनंत तनुता पर, द्विसंयोजी धनायन एवं ऋणायन के लिए अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का मान, अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का मान 57 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और 73 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्रमशः है ना। ये चीज है, हमें बताना है, बहुत आसान सवाल है। इससे बनने वाले विलयन की, इससे बनने वाले विलयन के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी कितना होगा? इससे बनने वाले विलयन के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी कितना होगा? ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 130, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 187 और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 260।
करना भाई ट्राई, बड़ा आसान सवाल है। करिए तो ट्राई, कैसे करेंगे? हाँ जी, द्विसंयोजी धनायन और ऋणायन हमारे पास में है। हमें बनने वाले विलयन का लैम्डा एम इन्फिनिटी बताना है। तो बेटा जी, सीधी सी बात है, अगर उनसे कोई विलयन बन रहा है तो हम तो ये बोल देंगे ना कि लैम्डा एम इन्फिनिटी विलयन का कितना हो जाएगा। विलयन का लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? हम लैम्डा एम इन्फिनिटी लिखेंगे धनायन का, प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी लिखेंगे ऋणायन का। दैट्स इट, हमारा काम बन जाएगा, है ना जी। धनायन की वैल्यू लिखो प्लस ऋणायन की वैल्यू लिखो, काम हो गया। तो बेटा जी, धनायन के लिए वैल्यू है 57 और ऋणायन के लिए वैल्यू है 73। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राइट। बढ़िया है। तो इस तरीके से आपने लैम्डा इन्फिनिटी निकाल दिया, सिंपल सी बात थी। तो हमने बोला बी आंसर हो जाएगा। अगर बी आंसर हो जाएगा मतलब 58% बच्चों ने इसको सही किया है। छोटू यादव, अवनी राजपूत, राजेंद्र, बिरलेश, हिमांशु, अर्पित, अश्विनी, विकास, आशीष, वासु। ठीक है भाई, इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट भी होगा, आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को। ठीक है, ध्यान से देखना, सिंसियरली देखना। जो कल पढ़ाया था जाते जाते उस पे आधारित है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सवाल कह रहा है यदि किसी दुर्बल अम्ल के लिए Ka का मान 25 इंटू 10⁻⁻6 है। यदि किसी दुर्बल अम्ल के लिए Ka का मान 25 इंटू 10⁻⁻6 है तथा उसके 0.01 मोलर विलयन के लिए तथा उसके 0.01 मोलर विलयन के लिए लैम्डा इक्यू का मान 19.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स है। ठीक है जी, ये चीज है। तो हमें बताना है लैम्डा इक्यू इंफिनिटी कितना होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, या चलो ऑप्शन नहीं, तुम लोग एग्जैक्ट मान निकालो। ये निकालना, ऑप्शन में तुम लोग तुक्के मारते हो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें वैल्यू निकालनी है, इंटीजर टाइप सवाल है, 90 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करना प्लीज। मान निकालो एग्जैक्ट। ऑप्शंस में सब तुक्के मारते हैं, आधी जनता तो मजे में कुछ भी लिख देती है, उनका बाय चांस आंसर ठीक हो जाता है। यस,
करें भाई, ट्राई करें। क्या करेंगे भाई? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 392। अब पता चलेगा असल में कितने लोग पानी में हैं। ये देखो, ये असली है। इनमें से भी अगर एक आध ने कोई होशियारी करी हो तो कोई भरोसा नहीं है, बट ये है असली जो कर रहे हैं काम। बाकी तो तुक्के मार रहे हैं भाई मजे से, ए बी सी डी, जय माता दी बी ऑप्शन, जय माता दी ए ऑप्शन। क्या कर रहे हो यार ऐसे? फिर तुम्हें AIR बैच में जाना है? ऐसे जाओगे क्या AIR बैच में तुक्के मार के? नहीं भाई, बहुत काम खराब है। देखो ध्यान से, यदि किसी दुर्बल अम्ल के लिए Ka का मान हमें दिया हुआ है, हमें उसके लिए लैम्डा EQ दिया हुआ है, हमें उसके लिए सांद्रता दी हुई है, हमें उसके लिए लैम्डा EQ इंफिनिटी निकालना है। बेटा, आपको लैम्डा EQ और लैम्डा EQ इंफिनिटी में एक रिलेशन पता है, अल्फा। और आपको एक और चीज पता है कि अल्फा को हम जनरली लिख देते हैं ये √KA/C, और ये चीज किसके बराबर है? इस चीज के, लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा EQ इंफिनिटी, है ना? अल्फा इसके बराबर है या इसके बराबर है? अगर ऐसा है तो आप √KA/C को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ये Ka का मान है 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन सांद्रता क्या है? 0.01, और ये चीज किसके बराबर है? लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा EQ इंफिनिटी, यानी कि 19.6 अपॉन लैम्डा EQ इंफिनिटी। ठीक है जी, हमने बोला कि यहां पे हमने क्या किया? हमने बोला ये 25 इंटू 10⁻⁻6 है, ये 0.01 है, ये हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, तो आपके पास ये चीज किसके बराबर हो गई? √ 25 इंटू 10⁻⁻4, वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 10⁻⁻2। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की। अगर अल्फा की ये वैल्यू है तो हमने बोला 5 इंटू 10⁻2 किसके बराबर है? 19.6 अपॉन लैम्डा EQ इंफिनिटी। यहां से अगर आप लैम्डा EQ इंफिनिटी निकालते हैं तो वैल्यू आएगी 19.6 अपॉन 5 इंटू 10⁻2। अगर ये है तो मैंने बोल दिया 19.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, इसे मैंने लिखा 20। सॉल्व कर लो, ये आएगा 392। ये क्या आएगा? 392। आंसर आ गया। अल्फा को ऐसे लिखा, ये चीज कल सिखाई थी, बस पुट कर दी वैल्यूज को आपस में। इसीलिए तो Ka और C दिया गया था, इसी के लिए तो Ka और C दिया गया था। कल की क्लास में मैंने आपको अल्फा निकालना सिखाया था, बस उस फंडे को अप्लाई करना था ताकि हमारा काम बन पाए। देखे ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया था, जिनसे नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, सवाल को अभी मैंने कैसे सॉल्व किया है उस चीज को नोटिस करें, ताकि आगे आपसे ये सवाल बने, ताकि आगे जाके आपसे ये क्वेश्चन बने। प्लीज देखो ध्यान से। यस, देखिए भाई, ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे जाएंगे, बट उसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। जब मैंने आपको कोलराउश नियम के एप्लीकेशन बताई थी, तो पहला एप्लीकेशन था कि आप लैम्डा इंफिनिटी निकाल सकते हो आयनों को जोड़ के घटा के।
दूसरा एप्लीकेशन था कि आप अल्फा का मान निकाल सकते हो, लैम्डा एम बाय लैम्डा इंफिनिटी या लैम्डा इक्यू अपॉन लैम्डा इक्यू इंफिनिटी। तीसरा एप्लीकेशन है कि आप लवण की विलेयता बता सकते हो। लवणों की विलेयता एस कैसे निकाली जाती है मैं आपको याद दिलाता हूं। बेटा, लवणों की विलेयता का टॉपिक भी हम आयनिक साम्यावस्था 11वीं में पढ़ते थे। हम कहते थे कि ऐसा नहीं होता कि लवण हमेशा प्रबल वैद्युत अपघट्य ही होते हैं। बहुत सारे लवण ऐसे भी होते हैं जो जल में घुलते नहीं है, जो आंशिक रूप से घुलते हैं, और जो भी चीज आंशिक रूप से घुलेगी वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाएगी। तो हमने क्या कह रखा है, पहले विलेयता को डिफाइन करते हैं। विलेयता का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं लवण की वह मात्रा जो जल में आसानी से घुल सकती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। किसी भी लवण की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सकती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। किसी भी लवण की लवण की वह अधिकतम मात्रा जो जल में आसानी से घुल सकती है वह उस लवण की विलेयता कहलाती है। वह उस लवण की विलेयता कहलाती है। अब आप देखिए, विलेयता के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर लवण की विलेयता 0.1 मोलर से ज्यादा है तो हम बोलेंगे वह विलेय लवण है। अगर किसी लवण की विलेयता 0.1 मोलर से ज्यादा है वो विलेय लवण है। अगर किसी लवण की विलेयता 0.01 मोलर से 0.1 मोलर के बीच है, अगर किसी लवण की विलेयता 0.01 मोलर से 0.1 मोलर के बीच है तो हम इसे बोलेंगे आंशिक विलेय लवण। इसे भी हम डिस्कस नहीं करते, हमारे कोर्स में यह भी नहीं है। हमारे कोर्स में तो वो लवण हैं जिनकी विलेयता 0.01 मोलर से कम होती है। हम इन्हें अविलेय नहीं कहते, हम इन्हें बोलते हैं अल्प विलेय। ये लगभग ना के बराबर घुलते हैं, लगभग ना के बराबर घुलते हैं। ये लवण लगभग ना के बराबर घुलते हैं, इनकी विलेयता 0.01 से कम है, ये लगभग ना के बराबर घुलते हैं। अगर ये लगभग ना के बराबर घुलते हैं तो ये एक तरीके के क्या हो गए, ये हमारे हो गए दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तरह। अगर बेटा मैंने इसको दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तरह माना तो तू मेरी बात समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि यदि एक अल्प विलेय लवण AB माना जाए, यदि एक अल्प विलेय लवण AB माना जाए तो हम उस अल्प विलेय लवण के बारे में क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि इसे अगर आप जल में डालोगे तो ये आंशिक रूप से जल में घुलेगा। देखिए ध्यान से, कुछ हिस्सा इसका जल में घुलेगा, कुछ इसका जल में नहीं घुलेगा। मतलब अग्र दिशा में भी अभिक्रिया होगी, पश्चिम में भी, जैसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए हो रही थी। अगर ऐसा है तो मैंने बोला कि भाई सीधी सी बात है, T इक्वल टू 0 पे अगर इसकी सांद्रता C है तो ये 0 और ये 0 होगा। शुरुआत में तो ये होगा ही नहीं। जैसे जैसे साम्यावस्था आएगी C में से कुछ C अल्फा कम हुआ होगा, 1 मोल पे 1 मोल बनता है तो C अल्फा बना होगा, 1 मोल पे 1 मोल बनता है तो C अल्फा बना होगा। बेटा मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं कि इस ठोस का
इस ठोस लवण का कितना हिस्सा जल में विलय हुआ होगा, वो है सी अल्फा। पूरा का पूरा सी तो हो नहीं सकता, कितना हिस्सा जल में विलय हुआ है, जो इन आयनों की सांद्रता है जल में, यानी कि सी अल्फा। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सी अल्फा है ये लवण की जल में विलेयता है। जो सी अल्फा है ये लवण की जल में विलेयता है। ये जो सी अल्फा है ये लवण की जल में विलेयता है। अगर ये लवण की जल में विलेयता है तो बेटा जी यहां पे हम लिखते हैं एक साम्य स्थिरांक जिसका नाम है KSP। यहां पे हम लिखते हैं एक साम्य स्थिरांक जिसका नाम है KSP। KSP को बोलते हैं हिंदी में विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल ये चीज किसके बराबर है? प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन अभिकर्मक की सांद्रता। बट अभिकर्मक ठोस है, ठोस को हमें शामिल करना नहीं होता, तो हम बोलेंगे s की घात 1 इंटू s की घात 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 1 है, तो आंसर हो जाएगा s स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? s स्क्वायर। ठीक है, ये KSP हो जाएगा। तो आपको लवण की विलेयता मिलेगी तो आपको लवण का KSP मिलेगा। बताओ भाई, समझ में आई क्या ये बात? अगर आपको लवण की विलेयता मिलेगी तो आपको लवण का KSP मिलेगा। बताओ भैया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? 11th का कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरा रिवाइज करवाने की कोशिश की है। बताना तो। यस, हमें पता है साम्य स्थिरांक में ठोस और द्रव को शामिल नहीं करते, तो मैंने इसको कुछ लिखा ही नहीं। राइट? तो टोटल जो भी लवण की सांद्रता हो उसमें से जितना हिस्सा उसका जल में घुलेगा वही तो उसकी विलेयता होगा। तो दैट्स इट, है ना? अगर ये समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो क्या कैल्शियम फ्लोराइड के लिए KSP का मान क्या होगा S के टर्म्स में? बताइएगा, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए KSP का मान क्या होगा S के टर्म्स में? कैसे बताओगे? प्लीज बताइए। हां जी, SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल। S मतलब सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता, P मतलब गुणनफल। ठीक है शुभम, ये भी काम आएगा, मैं बताता हूं कहां काम आएगा। प्लीज आप CaF2 का KSP निकालने की कोशिश करें। CaF2 का KSP निकालने की कोशिश करें। जैसे अम्ल के लिए Ka होता है, क्षार के लिए Kb होता है, उसी तरह लवण के लिए KSP होता है। हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि ये जो CaF2 है ना, ये आपका टूटेगा कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन। प्लीज ध्यान से देखें, कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन। अब मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है, मैंने सीधा बोला 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है, तो यहां S है विलेयता, यहां 2S है विलेयता, है ना? यहां विलेयता S है, वहां विलेयता 2S है। अगर एक जगह S है और एक जगह 2S है तो बेटा जी KSP का मान क्या हो जाएगा? S की घात 1 2S की घात 2, S की घात 1 2S की घात 2, यानी कि आंसर आएगा S इंटू 4S स्क्वायर, यानी कि 4S क्यूब। आंसर क्या आएगा? 4S क्यूब। देखो भाई सारे गलत, S इंटू 2S का स्क्वायर यानी कि 4S क्यूब। ठीक है जी, आंसर आएगा 4S क्यूब। सिर्फ S क्यूब नहीं आएगा, 4S क्यूब आएगा। ठीक है, अब मैंने ये विलेयता का कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्यों? क्योंकि कभी कभी इस विलेयता की मदद से हम लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकते हैं, या कभी कभी लैम्डा एम इंफिनिटी का डेटा दे देगा, विलेयता निकलवा लेगा और फिर KSP पूछ लेगा। तो हमें इनके बीच में एक रिलेशन समझ में आना चाहिए, और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम बोलते हैं कि इस फॉर्मूले को हमें ढंग से समझना होगा। फॉर्मूला है ये,
लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर कापा इंटू 1000/s। लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर कापा इंटू 1000/s। ठीक है जी। जैसे लैम्डा एम का फॉर्मूला था कापा इंटू 1000/m, तो मोलर चालकता मोलरता पे निर्भर करती थी। उसी तरीके से अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान है कापा इंटू 1000/s। यहां पे हम बोलते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब हो गया लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। कापा का मतलब हो गया विलयन की चालकता, और एस का मतलब हो गया विलेयता। एस का मतलब क्या हो गया? विलेयता। तो अगर आपको लैम्डा एम इंफिनिटी पता चल जाए तो आप एस बता सकते हो। ये बात हो गई। अगर ये बात हो गई तो एक और पॉइंट लिखिएगा। यदि सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, इसमें मेरे पास आयंस हैं अलग अलग, जैसे मैंने बोला Ag प्लस है, जैसे मैंने बोला Cl माइनस है, जैसे मैंने बोला K प्लस है, जैसे मैंने बोला NO3 माइनस है। मैंने बाहर से AgCl डाला, KNO3 डाला, तो मेरे पास ये चार तरह के आयंस हैं। अगर मेरे पास ये चार तरह के आयंस हैं तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे विलयन का कप्पा निकालना है, अगर मुझे विलयन का कप्पा निकालना है, कापा निकालना है, तो विलयन का कापा क्या होगा? इन सभी का सम होगा। विलयन का कापा क्या होगा? इन सभी का सम होगा। विलयन का कापा क्या होगा? इन सभी का सम होगा। यह बात भी अपने को आनी चाहिए कि कभी कभी वो हमें क्या करता है, यहां इस ऊपर वाले केस में तो उसने विलयन की चालकता दे दी, हम आसान था, हमारे लिए काम बन गया। बट कभी कभी वो आपको बीकर में मौजूद अलग अलग आयन के लिए कापा का डेटा देता है। कभी कभी वो आपको बीकर में मौजूद अलग अलग आयन के लिए कापा का डेटा देता है। तो बेटा पूरे विलयन का कापा आपको निकालना होगा उन अलग अलग चीजों को जोड़ के, उन अलग अलग चीजों को जोड़ के, सबको जोड़ोगे तब विलयन का कापा आएगा। ठीक है, बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सुनना गौर से, क्या है सवाल? सुनना गौर से, क्या है सवाल? सवाल कह रहा है यदि AgCl लवण के विलयन के लिए यदि AgCl लवण के विलयन के लिए कापा का मान 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, एवं उसी ताप पर लैम्डा इंफिनिटी Ag प्लस 62.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस 67.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आपको बताना है AgCl की विलेयता। हमें AgCl की विलेयता बतानी है। ऑप्शन देखिएगा,
ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, 2 मिनट का समय है, इस सवाल को ट्राई करके देखना। देखो मैं पोल चला दूंगा तो तुम तुक्का मार लोगे, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूं इसे कैसे सॉल्व करना है। पूरा दिमाग लगा के इसको ट्राई करके देखो कि कैसे कर सकते हैं ऐसा सवाल। यस, सिंसियरली बहुत इजी सवाल है अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो। हाँ भाई, ठीक है। आइए, हमें एजीसीएल की विलेयता बतानी है, मतलब एस बताना है। अब एस बताना है और लैम्डा इंफिनिटी के डेटा दिए हुए हैं, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं तो पहले क्यों ना मैं एजीसीएल के लिए लैम्डा इंफिनिटी निकाल दूं, क्योंकि मुझे एजीसीएल की विलेयता बतानी है। तो मैंने बोला मैं ये कह सकता हूं ना कि एजीसीएल का लैम्डा इंफिनिटी जो है वो बराबर होगा उसका कापा इंटू 1000 अपॉन एस। एजीसीएल का जो लैम्डा इंफिनिटी है वो बराबर होगा कापा इंटू 1000 अपॉन एस। ये फॉर्मूला है, हमें एस ज्ञात करना है। कापा मुझे दिया हुआ है क्या? यस, कापा मुझे दिया हुआ है। लैम्डा इंफिनिटी मुझे निकालना है, उसके लिए मैं कोलरॉश नियम का यूज कर सकता हूं कि ये चीज बराबर हो जाएगी एजी प्लस का लैम्डा इंफिनिटी प्लस सीएल माइनस का लैम्डा इंफिनिटी। एजी प्लस का लैम्डा इंफिनिटी है 62.3 और सीएल माइनस के लिए वैल्यू है 67.7। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 6 12 और 1 13। ये हो गया 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया एजीसीएल का लैम्डा इंफिनिटी। मुझे एस निकालना है, तो मैंने बोला ये हो जाएगा 3.40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लैम्डा इंफिनिटी 130। ये चीज है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3.40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 130। ये चीज हटी, नीचे आया 100। ठीक है जी, आंसर आ गया 34 इंटू 10 की घात -2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10 की घात 3। हमने बोला 34 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10 की घात -5, 10 की घात -2, ये ऊपर आ गया 10 की घात -3। ये वैल्यू क्या आ गई? 13 दूनी 26। ठीक है, 34 में से 26 गए 8, 80, 13 6 जा 78। ठीक है, 20, 13 1 जा 13, ये आंसर आना चाहिए लगभग। अब ये वाले के आसपास कोई वैल्यू है क्या? ये रही भाई, ए आंसर बन गया। हमने पहले कोलराउश नियम से लैम्डा इंफिनिटी निकाला और फिर लैम्डा इंफिनिटी को इस फॉर्मूले में पुट करके एस निकाला, आंसर आ गया, आंसर आ गया।
प्लीज देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए, प्लीज देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, देखो भाई हमने कैसे सॉल्व किया है। जिनका आ गया था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था वो प्लीज अब ध्यान से देखें। जिनका आ गया था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो प्लीज ध्यान से देखें। अगर एस आ गया तो अब सवाल आपसे केएसपी भी पूछ सकता था, आपको वो भी निकालना आता है। अगर एस आ गया तो सवाल आपसे केएसपी भी पूछ सकता था, आपको वो भी निकालना आता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला सवाल करें क्या? अगला सवाल करें क्या? हाँ छोटू यादव, पोल दे देते हैं ताकि फिर तुम्हारा तुक्का लग जाए कहीं ना कहीं, है ना। सवाल करने से ज्यादा मजे करने का शौक ज्यादा है यहां पे बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये आखिरी सवाल है, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। क्या है ये सवाल, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये कह रहा है 10⁻⁻5 मोलर AgNO3 को AgBr के 1 लीटर संतृप्त विलयन में डाला गया। AgBr के 1 लीटर संतृप्त विलयन में डाला गया 298 केल्विन पर विलयन की चालकता कितनी होगी? 298 केल्विन पर विलयन की चालकता कितनी होगी? ठीक है, आपको आंसर इस तरीके से देना है। चलो कोई नहीं, हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है वो देखो सवाल करने के लिए। केएसपी दिया हुआ है AgBr का, ये लैम्डा इंफिनिटी का डेटा है Ag प्लस के लिए, ये Br माइनस के लिए, ये NO3 माइनस के लिए, ये यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और तीनों में वही यूनिट आएगी, तीनों में वही यूनिट आएगी। अब क्या करेंगे कैसे करेंगे आपको बताना है। ठीक है, सोचो ध्यान से सवाल को, 3 मिनट लो, अप्रोच बनाओ, कैसे करोगे सोचो एंड ट्राई करो। 3 मिनट्स दे रहा हूं आपको, कोशिश करें। हाँ जी,
एक नाम सुना होगा आपने टॉपिक का, सम आयन प्रभाव। वो काम आएगा यहां पे। हुआ क्या भाई? करें डिस्कस? आइए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे वो सोचना है। थोड़ा लेंदी सवाल जरूर है बट सवाल बढ़िया है। कैसे करना है इसको ध्यान से सुनना। सवाल को करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक बीकर में AgBr है, ठीक है, 1 लीटर संतृप्त विलयन है AgBr, उसमें मैंने बाहर से डाला AgNO3। अब AgBr कैसा विलयन है, क्योंकि मुझे उसका KSP दिया है तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि वो एक अल्प विलेय लवण है, और AgNO3 के लिए कुछ नहीं दिया मतलब वो प्रबल है। तो अब आप ध्यान से देखें, मैंने बोला कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि मैंने बीकर में ऑलरेडी AgBr मौजूद था, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला मेरे पास Ag प्लस एक्वस आ गया और साथ में Br माइनस एक्वस आ गया, है ना। अगर इसकी विलेयता S है तो इसकी विलेयता भी S है, और मुझे इसके लिए KSP का मान दिया हुआ है। मुझे इसके लिए KSP का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4.9 इंटू 10 की घात माइनस 13, ये दिया हुआ है। मुझे विलेयता S और S दी हुई है। अब आप ध्यान से देखें, उसी बीकर में मैंने बाहर से AgNO3 डाला, तो AgNO3 पानी में कैसे जाएगा? ऐसे। ये भी 10 की घात माइनस 5 मोलर और ये भी 10 की घात माइनस 5 मोलर, क्योंकि शुरुआत में ये भी 10 की घात माइनस 5 मोलर था। तो जैसे जैसे समय बीतेगा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और ये भी बचेगा 10 की घात माइनस 5 और ये भी बचेगा 10 की घात माइनस 5। अगर आप देखें ये दोनों एक ही बीकर में हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि Ag प्लस की कुल सांद्रता बीकर में कितनी हो जाएगी? S प्लस 10 की घात माइनस 5। पर बेटा सम आयन प्रभाव नाम की चीज होती है जो ये कहती है कि यदि बीकर में एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य और एक प्रबल वैद्युत अपघट्य एक साथ है और उनमें कोई एक आयन कॉमन है, तो उस कॉमन आयन की सांद्रता वो वाली मानी जाएगी जो प्रबल आयन से आएगी। दुर्बल वाले से आने वाली सांद्रता प्रबल वाले के सामने नगण्य हो जाएगी। तो Ag प्लस की सांद्रता हम क्या मानेंगे? केवल ये मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं। सम आयन प्रभाव की वजह से मैंने लिखा है ये, बट मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। तुम सोचो ये वैल्यू क्या बन रही है, इस वैल्यू को तुम ये लिख सकते हो, यानी कि S इंटू एस, तो ये वैल्यू S स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से S का मान आ गया 7 इंटू 10 की घात माइनस 7 मोलर। बेटा 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 5, ये बड़ा है, वो वैल्यू उसके सामने छोटी है, तो हम उसको नगण्य कर सकते हैं। यानी कि Ag प्लस की कुल सांद्रता हम केवल कितनी मान रहे हैं? ये
ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एजी प्लस तो आपने ये मान ली, पर अगर आपसे कोई कहे बी आर माइनस के बारे में क्या ख्याल है, तो आप बोलोगे सर बी आर माइनस में तो कोई प्रभाव नहीं लग रहा, बी आर माइनस तो एस था, एस ही रहेगा। और एस का मान कितना है, 7 इंटू 10 की घात -7 मोलर। और एक बीकर में एक आयन और है, NO3 माइनस, NO3 माइनस वो कितना है, 10 की घात -5 मोलर। तो हमारे पास कुल मिला के 3 तरह के आयन है बीकर में, Ag प्लस, Br माइनस, NO3 माइनस, है ना। बीकर में 3 तरीके के आयन है, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि आपको तीनों का लैम्डा इंफिनिटी भी दिया हुआ है। सवाल ने कहा है विलियन की कुल चालकता बताओ, तो विलियन की कुल चालकता में क्या बोल सकता हूं भाई, जितने आयन है उनकी वजह से ही तो होगी। मैंने आपको बोला भी था कि विलियन में जितने आयन हैं उनकी अलग अलग चालकता अगर मैं निकाल दूं और उन्हें जोड़ दूं तो मेरे पास में ओवरऑल चालकता आ जाएगी ना दोस्त। और अलग अलग चालकता निकालने का मेरे पास में तरीका है, क्योंकि मुझे हर किसी की सांद्रता पता है, मुझे हर किसी की मोलर चालकता पता है। तो इस तरीके से मैं कापा विलियन निकाल सकता हूं, और कापा विलियन ही मुझसे पूछा गया है। पर कापा विलियन के लिए मुझे हर किसी का कापा चाहिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह सकता हूं क्या, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एजी प्लस ये बराबर हो जाएगा एजी प्लस का कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एजी प्लस की जो भी सांद्रता है ना। इसी तरीके से मैं बोल दूंगा बी आर माइनस के लिए जो लैम्डा होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी आर माइनस का कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय बी आर माइनस की सांद्रता। और इसी तरीके से NO3 माइनस का जो लैम्डा होगा ये बराबर होगा NO3 माइनस का कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय NO3 माइनस की सांद्रता। अगर मैंने ये तीनों चीजें कर दी तो आप यहां पे ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे कापा निकालता हूं फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में अगर कापा निकालता हूं तो वो क्या होगा, लैम्डा इंटू एजी प्लस की सांद्रता डिवाइडेड बाय 1000, लैम्डा इंटू एजी प्लस की सांद्रता, लैम्डा कितना है एजी प्लस का, 6 इंटू 10 की घात -3 इंटू एजी प्लस की सांद्रता 10 की घात -5 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आंसर आएगा 6 इंटू 10 की घात -11, 6 इंटू 10 की घात -11। इसी तरीके से अगर मैंने बी आर माइनस के लिए बात करी तो वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू बी आर माइनस की सांद्रता, लैम्डा है ये 8 इंटू 10 की घात -3, 8 इंटू 10 की घात -3 इंटू बी आर माइनस की सांद्रता क्या है, 7 इंटू 10 की घात -7 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू आ रही है 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 10 की घात -10 और ये -3 यानी कि -13, -10 और -3 -13। और इसी तरीके से NO3 माइनस का जो कापा है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका NO3 माइनस का लैम्डा इंटू NO3 माइनस की सांद्रता डिवाइडेड बाय 1000। सो NO3 माइनस का लैम्डा है 7 इंटू 10 पावर -3 इंटू NO3 माइनस की सांद्रता है 10 की घात -5 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। ठीक है जी, अगर इसे सॉल्व करता हूं तो 10 की घात -8 और 3 ऊपर -3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की घात -11। तो ये हो गया एजी प्लस का कापा, ये हो गया बी आर माइनस का कापा, ये हो गया NO3 माइनस का कापा। इन तीनों को हम जोड़ देंगे और ऊपर वाले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बोला कि अगर विलियन का कापा निकालना है तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सबसे पहले एजी प्लस का कापा है 6 इंटू 10 की घात -11 प्लस
अगला बी आर माइनस का कापा है 56 इंटू 10 की घात माइनस 13, या मैं बोल दूं 0.56 इंटू 10 की घात माइनस 11, प्लस आखिरी वाला है 7 इंटू 10 की घात माइनस 11। तो इस तरीके से 7 और 6 13, 13 और ये हो गया 13.56 इंटू 10 की घात माइनस 11 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। समझ रहे हो बात? ठीक है, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। प्लीज गौर से देखें, कोई भी गड़बड़, कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताएं। यस, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है तो बताएं। तो हमने हर स्टेप का अलग अलग कापा निकाला और फाइनली उसको जोड़ डाला, तब जाके विलियन का कापा आया, तब जाके हमारे पास विलियन का कापा आया। भाई देखना ध्यान से। यस, ठीक है। सम आयन प्रभाव, आदिल बेटा सम आयन आप रिवाइज करना, नहीं भी हो रहा है ना वो उस कॉन्सेप्ट से, तब भी आप देख सकते हो ना। इस वैल्यू को अगर 10 की घात माइनस 5 में जोड़ोगे तो वो वैल्यू छोटी है, वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए बढ़िया। अगर यहां तक सब सही है बेटा, 33 क्यों होगा? जोड़ने पे थोड़ी 10 की घात माइनस में कोई चेंज आता है, जोड़ने पे थोड़ी कोई चेंज आता है। मल्टीप्लाई करते तो जुड़ती पावर, जोड़ने पे तो पावर एज इट इज रहती है ना दोस्त। ठीक है, क्या करता है मैन सुधीर यादव? प्लीज भाई पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा, बेसिक्स इतने कमजोर होंगे तो कैसे आईआईटी निकलेगा। चलिए ठीक है भाई, यहां तक तो हमने काफी बातें कर ली, यहां तक तो हमने काफी बातें कर ली। अब आता है एक और फंडा जो थोड़ा इनऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएगा हमको, थोड़ा इनऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, मैं अब भी बता रहा हूं कि चालकता जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती है। चालकता जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती है। जहां ज्यादा आयन होंगे वहां ज्यादा चालकता होगी, जहां ज्यादा आयन होंगे वहां ज्यादा चालकता होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? धनायनों में जलीय अवस्था में वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर चालकता बढ़ती है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जल योजन की मात्रा कम होती है। और जिसका जल योजन कम होता जाएगा उसका मूवमेंट फास्ट होता जाएगा, और अगर मूवमेंट फास्ट होता जाएगा तो चालकता बढ़ती जाएगी। चालकता एक तरीके का मूवमेंट ही तो है। ठीक है जी। अच्छा, हम बोलते हैं अगली चीज, ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते हैं धनायनों में धनायनों में H प्लस आयन की चालकता, धनायनों में H प्लस आयन की चालकता हमेशा सर्वाधिक होती है। एवं ऋणायनों में, जैसे धनायनों में H प्लस की चालकता सर्वाधिक होती है, वैसे ही ऋणायनों में
OH माइनस की चालकता सर्वाधिक होती है। धन आयनों में H प्लस की चालकता सर्वाधिक होती है, ऋण आयनों में OH माइनस की चालकता सर्वाधिक होती है। समझने की कोशिश करें। धनायनों में जलीय अवस्था में H प्लस आयन की चालकता सर्वाधिक होती है एवं ऋणायनों में OH माइनस आयन की चालकता हमेशा सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आता है ये HCl LiCl कुछ ना भी दिया हो तब भी आप उसे जलीय ही मानेंगे। NaCl आपसे पूछेगा चालकता का क्रम बताओ। आपसे पूछेगा चालकता का सही क्रम बताओ, कैसे बताओगे? तो बेटा जी हम ये बोलेंगे कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये नोटिस करें, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये नोटिस करें कि ऋणायन सभी में कॉमन है। सबसे पहले ये नोटिस करें कि ऋणायन सभी में कॉमन है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अगर ऋणायन सभी में कॉमन है तो हमारे पास इधर है H प्लस एक्वस, इधर है Li प्लस एक्वस, इधर है Na प्लस एक्वस। अब आपको मैंने एक बात बोली थी कि धनायनों में H प्लस की चालकता हमेशा सर्वाधिक होती है, तो मतलब अगर आपको चालकता का क्रम बताना है, अगर आपको चालकता का क्रम बताना है तो सबसे आगे तो H प्लस ही आएगा, सबसे आगे हमेशा H प्लस ही आएगा। अब बात करते हैं Li प्लस Na प्लस की, तो मैंने आपको क्या बोला, वर्ग में नीचे जाने पर, कौन से वर्ग में? आवर्त सारणी के वर्ग में। आवर्त सारणी के वर्ग में नीचे जाने पर चालकता बढ़ती है। तो बेटा लिथियम और सोडियम अगर आप याद करेंगे तो एक ही वर्ग के स्पीशीज हैं, तो Na प्लस की चालकता Li प्लस से ज्यादा होगी। अच्छा सर आपने रीजन तो यानी कि आंसर तो हो गया ये। अब सर आपने एक बात बोली थी क्या कि जल योजन जो है वो कम होता जाता है, इस वजह से चालकता बढ़ जाती है। सर ये बात ना थोड़ी समझ नहीं आई, तो बेटा मैं समझाता हूं आपको। आप देखो ये आपका लिथियम है, ये आपका सोडियम है, और आपको यह पता है कि गैसीय अवस्था की अगर आप बात करते हो तो वर्ग में नीचे जाने पर आकार हमेशा बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। अगर आप वर्ग में नीचे जाने पे आकार बढ़ा रहे हैं यानी कि Na प्लस का साइज थोड़ा ज्यादा है Li प्लस से, Na प्लस का साइज थोड़ा ज्यादा है Li प्लस से, तो जिसका साइज ज्यादा है या जिसका साइज छोटा है, जल योजन का मतलब क्या होता है कि जल के अणु आके उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसका साइज छोटा होता है उससे से ज्यादा जल के अणु हर जगह से अटैच हो सकते हैं। जिसका साइज छोटा है उससे ज्यादा जल के अणु अटैच हो सकते हैं, जबकि अगर आप Na प्लस की बात करेंगे उसका साइज थोड़ा बड़ा है तो जल योजन तो यहां भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा, बट Li प्लस के कंपैरिजन में कम होगा। तो बेटा जहां जल योजन कम होगा मतलब कम जल के अणु आके जुड़े हैं, मतलब वजन कम है खुद के ऊपर, तो ज्यादा भाग पाएगा। जिस पर इतने सारे जल के अणु घुस गए हैं, इतने सारे जल के अणु उस पे आके अटैच हो गए हैं, तो बेटा उसमें बहुत सारे जल के अणु हैं, वो तेज भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा। तो हमने बोला चालकता का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, जल को लेके मूवमेंट। तो बेटा ये जल को लेके उतना तेज नहीं भाग पाएगा जितना ये भाग पाएगा। इस वजह से हम बोलेंगे कि जितना बड़ा गैसीय अवस्था का आकार होता है वर्ग में नीचे जाने पे, वैसे वैसे जल योजन कम होता जाता है, और जल योजन कम होता जाता है तो चालकता बढ़ती जाती है। चालकता जो है दोस्त वो बढ़ती जाती है। तो NaCl की चालकता LiCl से ज्यादा है। समझ रहे हो बात? इस वजह से। और धनायनों में H प्लस तो सबसे आगे आता ही है, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो इस वजह से उसको तो हम जिताते ही जिताते हैं, उसको तो हम जिताते ही जिताते हैं। हाँ जी, आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। सवाल कह रहा है निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम है। निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम होगी। ऑप्शंस देखो, ये है हमारे पास। हमें बताना है निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम होगी। अब अगर मुझे यह बताना है कि निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम होगी, तो आप ध्यान से देखिए, हमने आपको एक बात सिखाई है कि चालकता जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती है। चालकता जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती है। ठीक है, चलिए जी, ओके। अगर चालकता संख्या के समानुपाती है तो बेटा ये स्पेशल तरीके के यौगिक होते हैं। आप एक चैप्टर पढ़ोगे अपने इनऑर्गेनिक में जिसे हम कहते हैं संकुल यौगिक, जो वर्गीय कोष्टक के अंदर होता है। तो जितना पार्ट वर्गीय कोष्टक के अंदर होता है वो हमेशा एक साथ रहता है, उसके अगल बगल वाला निकल जाता है। तो हमने बोला ए ऑप्शन एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले में हम क्या बोलेंगे, ऐसे। हमने दो आयनों में तोड़ दिया, अगला वाला होगा ऐसे, अगला वाला होगा ऐसे। वर्गीय कोष्टक के अंदर की चीज एक साथ, बची हुई चीज अलग। तो बेटा यहां तो 0 आयन है क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं। यहां 2 आयन है, यहां आप देख सकते हो 3 आयन है, और बेटे जी यहां आप देख सकते हो कि 4 आयन है। तो जहां आयन की संख्या ज्यादा वहां चालकता ज्यादा, जहां आयन की संख्या ज्यादा वहां चालकता ज्यादा। तो ऑब्वियसली हमने बोला किसकी चालकता अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयनों की संख्या भी वहां बहुत ज्यादा है। आयनों की संख्या भी वहां बहुत ज्यादा है। बोलो भाई, समझ में आई क्या बात? क्लियर है क्या? डन है भाई, है ना? तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जो आपको करने आने चाहिए। ये हमने चालकता वाला पोर्शन पूरा ढंग से खत्म कर लिया, चालकता वाला पोर्शन पूरा ढंग से खत्म कर लिया। आइए भाई आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे तो बेटा जी अगला पोर्शन आज नहीं कल शुरू कर लेंगे, टाइम है अभी हमारे पास। अगली चीज है हमारे पास वैद्युत अपघटनीय सेल। और वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, कैसे होता है, वो सीखेंगे कल और परसों की क्लास में। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, होमवर्क में जो आपको डीपीपी मिली है उसे जरूर ट्राई करें, जो भी पढ़ाया है उसे रिवाइज करें। जितने भी क्वेश्चंस आज हमने क्लास में करे हैं एक बार दोबारा करके देखना। जितने भी क्वेश्चंस हमने आज क्लास में करे एक बार दोबारा करके देखना, ठीक है? आपको समझ में आएंगी चीजें बेहतर तरीके से। ध्यान से सुनिएगा अगली चीज। एक बात आपको बतानी थी कि डीपीपी जो आपको मिलती हैं, अब डीपीपी में एक नई चीज लॉन्च हो रही है ना? अब आप डीपीपी दो तरीके से देख सकते हैं। ये आपके साथ पहले भी था कि पहले आप प्रैक्टिस मोड में कर सकते थे, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, अपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करें, और जैसे ही आपका हो जाएगा आप सॉल्यूशन देखें। एक अब क्विज मोड शुरू हुआ है। क्विज मोड में क्या होगा कि आप टेस्ट की तरह करोगे इसको। आपने अच्छे से रिवाइज किया, आपको डीपीपी मिली, अब आप उसमें सारे सवाल अटेम्प्ट करोगे। जब सारे करके सबमिट करोगे तभी सॉल्यूशन देख पाओगे। ऐसा नहीं कि एक सवाल किया सॉल्यूशन देखा, एक सवाल किया सॉल्यूशन देखा, ऐसे नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन करोगे उसके बाद सॉल्यूशन देख पाओगे।
तो जब भी अब आप डीपीपी अटेम्प्ट करने जाएंगे अपने ऐप के ऊपर, आपको दो तरीके के मोड वो पूछेगा कि आपको प्रैक्टिस मोड में करना है कि क्विज मोड में करना है। तो अगर प्रैक्टिस मोड करते हो तो अपने हिसाब से करते जाओ। ऑल्सो एक और बात, सवाल का डिफिकल्टी लेवल, कि वो सवाल इजी है, वो मीडियम है या वो हार्ड है, वो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। और अगर वो सवाल कोई पीवाईक्यू है तो कौन से साल का पीवाईक्यू है, मेंस का है, एडवांस का है, वो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अब आप डीपीपी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो और बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। और अगर आप इसको टेस्ट की तरह करना चाहते हैं कि सर मेरे को मेरी स्पीड भी देखनी है, मुझे मेरी एक्यूरेसी भी देखनी है, तो आप उसको टेस्ट वाले मोड में भी कर सकते हो, क्विज वाले मोड पे आके भी ट्राई कर सकते हो, है ना जी। बढ़िया। तो ये एक चीज थी जो इंट्रोड्यूस हो रही है नई आपकी डीपीपीज में, मुझे आपको बतानी थी, है ना। आप लोग इसको यूज करिए, इसका भरपूर फायदा उठाइए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को करता हूं समाप्त। मिलते हैं कल की क्लास में, आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।